हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एमपी एडीपीयू के कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अपन सबसे पहले आज का जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है क्या क्या अपन इसमें पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी अगर रूपरेखा की बात करें तो अपन जो है सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, इसमें अपन थोड़ा इसकी समरी देखेंगे, अपन इसकी समरी देखेंगे। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि भैया कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, चैप्टर सेक्शन है मोटा माटी क्या बोलता है। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे भैया ओवरऑल है, ओवरऑल जो पूरा एक्ट है वो क्या बात करता है। हाँ, मेरी राइटिंग ख़राब है लेकिन ध्यान मत देना आप लोग, है ना। तो अपन ओवरऑल बात करेंगे कि पूरा एक्ट क्या बोलता है। ठीक है, तो अपन इसकी समरी में यही बात करेंगे ओवरऑल क्या बोलता है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं इसको। आपको सबसे पहले लेकिन क्या करना है, सबसे पहले आपको बैरेक्ट खोल लेना है, बैरेक्ट खोल लेना है, क्योंकि वही आपकी गीता है भी इस समय, है ना। तो चले शुरू करते हैं। चलिए बैरेक्ट खोल लीजिए, और बैरेक्ट से ज़्यादा अभी जब तक मैं समरी बता रहा हूँ आपको, तो आपका ध्यान मेरी जो आवाज़ है उस पर होना चाहिए और जो आपका ब्लैक बोर्ड है उस पर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कुछ बेसिक चीज़ें अपन पढ़ते हैं, है ना, कि 1990 का एक्ट। ठीक है, इसको राष्ट्रपति की जो सहमति है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कब मिली। अब तो इसमें जो राष्ट्रपति की सहमति है इसको मिली 22 जनवरी 1991 को। ठीक है, फिर लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ 8 फरवरी 1991 को। ठीक है, ये आ गया आपको। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो टोटल जो चैप्टर है वो कितने हैं, तो टोटल चैप्टर 7 हैं और जो टोटल सेक्शन हैं वो आपको मिलेंगे 35। ठीक है, ये कुल मिला जुला बात हो गई। अब हम देखें भैया कि जो एक्ट है वो क्यों लाया गया था। तो अब इसी का एक राष्ट्रीय वर्जन भी है, आपको पता होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो वो जो काम करता है वो पूरे देश के लिए होता है, लेकिन राज्यों को भी अपने सीमा के अंदर शांति स्थापित करनी है। ठीक है, तो उन्होंने अपना अपना एक्ट बना रखा है। तो वो जो मध्य प्रदेश का एक्ट है उसको अपन बोलते हैं एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम। तो मतलब केंद्र का भी एक्ट है और राज्य का भी, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा एक्ट बनाया, लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए अपने राज्यों ने अपना अपना अलग अलग एक्ट बना लिया। ठीक है, तो यही है राज्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये क्यों लाया गया, क्योंकि राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेन चीज़ लाया गया। इसकी आप जब इसकी प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल में देखेंगे तो इसमें लिखा ही यही है कि राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा उससे संबंधित गतिविधि अन्य विषयों के लिए बंद करने हेतु अधिनियम। तो मेनली राज्य की सुरक्षा और जो है लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक एक्ट लाया गया। ठीक है, तो मेन 2 रीजन है इसके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अपन को ये बेसिक बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी कि भैया 1950 का एक्ट है, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, लागू कब हुआ, टोटल कितने सेक्शन है, कितने धाराएं हैं। ठीक है, अब पूरे देश के लिए एनएसए है, तो एमपी के लिए भैया कुछ एनएसए होना चाहिए, तो अपन ने राज्य सुरक्षा अधिनियम बना दिया। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य मोटो प्रस्तावना जो भी कहो वो राज्य की सुरक्षा करना, लोक व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी धाराओं अर्थात सेक्शन पर आते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको थोड़ा सा अपन समरी में समझ लेते हैं। ठीक, कि बोल क्या रहा है। ठीक, तो इसमें जो मेन बात ये बोल रही है कि भैया जब जो इसमें जो प्राधिकारी हैं, प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी,
अगर डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भैया उसके जो क्षेत्र है वहाँ कहीं अशांति पैदा होने की संभावना है, समझ रहे हैं, डीएम को लगता है, क्या लगता है कि भैया यहाँ अशांति फैलने की संभावना है, कुछ अपराध होने की संभावना है, तो वो क्या करेगा कि कुछ लोगों को बोल देगा कि भैया आप एक काम करो, आप अपना आचरण सुधारो या तुम मेरे ज़िले से बाहर चले जाओ या किसी क्षेत्र से बाहर चले जाओ, है ना। तो इसमें यही बात की गई कि डीएम को पावर दी गई है कि भैया क्षेत्र में चले जाओ। और अपन देखें तो ये हो गया है ना। और और मैं देख लेता हूँ, और जैसे डीएम ने ये ऑर्डर दिया कि भैया अपना आचरण सही करो, ज़िले से बाहर निकल जाओ, क्षेत्र से बाहर। अब डीएम के जो ऑर्डर है वो अपना ऑर्डर ऐसे नहीं दे देगा कि भैया उसने उस पर थोप दिया ऑर्डर, उसको बाहर जाना पड़ेगा। वो एक समरी लिख के देगा, जिसके विरुद्ध ऑर्डर दे रहा है उसको समरी लिख के देगा और उसको स्पष्टीकरण देने का अवसर भी देगा कि भैया आप स्पष्टीकरण, मेरे ऑर्डर के खिलाफ आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। स्पष्टीकरण तो कि मैं आपके विरुद्ध ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं पारित करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ उसको करनी होगी। तो ऑर्डर दिया, फिर ऑर्डर में वो समरी बताएगा, स्पष्टीकरण देने के लिए बोलेगा। अब जो जिसके विरुद्ध ऑर्डर है, जो विरुद्ध व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऑर्डर है, वो कुछ साक्षी लाए तो डीएम साक्षी की परीक्षा करे, ये भी बात इस ऑर्डर में है, ठीक है ना। इस ऑर्डर में ये भी है कि कब कब एक पेक्षी डिग्री पारित की जा सकती है ना। अपील कहाँ होगी, अपील के संबंध में भी प्रावधान इसमें बताए गए हैं कि भैया अपील कहाँ होगी, किसे होगी, ठीक है, कितने दिनों में होगी, ये भी बताया गया। और इसमें ये अपील, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि भैया न्यायालय, आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हो, कि सब इसमें 3 परिस्थितियाँ बताई गई हैं, ठीक है, जिसमें आप न्यायालय जा सकते हो, ठीक है। 3 परिस्थितियाँ बताई जिसमें आप न्यायालय जा सकते हो। इसमें और क्या बताया गया है कि भैया डीएम ने ऑर्डर दिया कि आपको जिला छोड़ना है, कुछ क्षेत्र छोड़ना है, अपना आचरण सही करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो इसमें दंड की प्रावधान किया गया। 2-3 सेक्शन है जहाँ दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब इसमें एक ऐसी इमरजेंसी भी आ जाती है कभी कभी कि भैया डीएम ने ऑर्डर दे दिया कि आपको तो बाहर जाना है, क्षेत्र के बाहर जाना है। अब आप क्या है, क्षेत्र के बाहर चले गए, ज़िले के, मान लीजिए ज़िले के बाहर चले गए, और ज़िले, ये मान लीजिए ज़िला है, आपकी मम्मी इधर बीमार हो गई, तो अब क्या करें भैया, डीएम का ऑर्डर भी मानना है, मम्मी से मिलने जाना है, बीमार है, तो भैया आप क्या करो कि डीएम से लिखित में ले लो कि भैया मुझे 1 दिन के लिए आना है, तो फिर आप 1 दिन के लिए, ये भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो अब और देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ उपधारणाओं के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। कैसी उपधारणा, प्रेजम्पशन, कैसी प्रेजम्पशन, कि भैया जब डीएम ऑर्डर कर रहा है, मान लीजिए डीएम ऑर्डर कर रहा है, और भी ज़्यादा अथॉरिटी है इसमें, लेकिन डीएम को लेकर चलते हैं, डीएम का ज़्यादा जिक्र है। तो जब डीएम ऑर्डर कर रहा है तो, और जब अपन अपील कर रहे हैं, तो जब अपील में गया ये ऑर्डर, डीएम का ऑर्डर जो है अपील में गया, है ना, तो जब अपील में गया तो क्या क्या उपधारणा करेगा जो अपीलेट कोर्ट है या जो राज्य सरकार है जो अपील देख रही है इस एक्ट के अंदर, है ना, तो वो क्या क्या उपधारणा करेगा। तो इसमें कुछ उपधारणा बताई गई हैं कि भैया जब अपील में आ गया मामला, तो उपधारणा करोगे कि भैया ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी कि उसे ऑर्डर देना था, या सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, ऐसे 2-3 इसमें वो उपधारणा दी गई हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बात दी गई है कि भैया जो डीएम है, डीएम का जो पावर है वो अपने पावर को क्या कर सकता है, एडीएम को दे सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम को दे सकता है, ये भी उसमें पावर है, डेलीगेशन की पावर जिसे बोलते हैं वो भी है। और इसमें एक और भैया वो दिया गया है क्या, कि जो डीएम है, डीएम को कहीं से जानकारी तो मिलेगी, क्या जानकारी मिलेगी कि भैया इस व्यक्ति के विरुद्ध आपको आदेश पारित करना है, तो कोई तो आपका वो होगा गुप्तचर, तो भैया इस गुप्तचर की जानकारी कहीं लीक ना हो जाए, तो इसके संबंध में डीएम को संरक्षण दिया गया है कि वो अपनी जानकारी का स्रोत, कि उसको ये कहाँ से पता चला कि फला व्यक्ति जो है वो कोई अपराध करने वाला है या कुछ भी चीज़ है, तो ये गुप्तचर का स्रोत नहीं बताएंगे। तो ये भी इसको इम्यूनिटी दी गई कि गुप्तचर की जानकारी नहीं दोगे, ऐसा कोई काम नहीं करने दिया जाएगा उसको, ये विवश नहीं किया जाएगा कि इससे गुप्तचर की जानकारी लीक हो, ठीक है।
तो इसमें कुछ तेजाब वगैरह के संबंध में भी प्रावधान किया गया है कि आप ऐसा नहीं कि तेजाब चाहे जहाँ लेके जा रहे हो, आपको एक कारण देना होगा। अगर आप पकड़े जाते हो तेजाब ले जाते हो, ऐसा कोई पदार्थ तेजाब हो गया या कोई भी जो कॉर्सिव नेचर का जो डाल दो तुरंत क्रिया हो जाती है, जैसे अब टाइल्स धोने के लिए अपन जब तेजाब डालते हैं, वो पक्का तेजाब नहीं होता लेकिन काफ़ी तेज़ होता है, तो उसे डालते हैं धुआं धुआं निकलता है, तो ये कॉर्सिव नेचर कहलाता है ना। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी ले जा रहे हैं तो आपको क्या है, अगर आपके पास कारण नहीं है तो उस संबंध में भी दंड का प्रावधान किया गया, पनिशमेंट आपको दी गई है। जैसे आप तेजाब ले जा रहे हो, आपसे पूछा, पकड़े गए, आपसे पूछा आप क्यों ले जा रहे हो, अब आप कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, तो फिर मामला कुछ लग रहा है भैया, दाल में कुछ काला है, तो आपको 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, इसमें ये भी प्रावधान है। कुछ क्या प्रावधान है कि बहुत सारे लोग हैं, एक मान लीजिए जैसे सक्सेना कॉलोनी होती है, मिश्रा कॉलोनी, पंडित कॉलोनी होती है, मियाँ कॉलोनी पर साईं मोहल्ला होता है कई। अब ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये बात डीएम को पता चली, मान लीजिए सरकार को पता चली, राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार भी यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, है ना। तो ये जो एक्ट है ये भी बोलता है, एक्ट ये भी बोलता है कि आप सामूहिक जुर्माना भी लगा सकते हो कि आपको लग रहा है कि यार यहाँ के लोग जो हैं बहुत उचक रहे हैं, है ना, बहुत उचक रहे हैं और ये इस व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं, किसी अपराध में मदद कर रहे हैं, सामूहिक जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, तो आप और इसमें और क्या है देखा जाए तो इसमें ये भी है कि भैया आप जो कुछ आप मतलब रैली वगैरह, रैली जुलूस जो भी है उसको आप नहीं करो, इस संबंध में प्रावधान किया गया है ना। ये हो गया। कोई विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म जो है, कुछ विशेष प्रकार का वस्त्र जो है, कुछ चिन्ह है, उसका उपयोग आप एक निश्चित क्षेत्र में ना करें। जैसे मान लीजिए कि काली पट्टी पहने हुए लोगों पर हमला हो रहा है, किसी भी कारण से विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए कांग्रेस वाले काली पट्टी पहन के विरोध कर रहे हैं और बीजेपी वाले उन पर हमला कर रहे हैं, तो सरकार बोल सकती है काली पट्टी मत पहनो यार, अभी तुम इस क्षेत्र में तो मत पहनो, है ना। तो ये भी चीज़ इसमें आ जाएगी। कोई पथ मतलब वे है, रास्ता है ना, सड़क है, तो जो राज्य सरकार है वो बोलेगी भैया अभी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप इस सड़क से मत निकलो। ठीक है, ये भी बोल सकती है इस एक्ट में। इस एक्ट में और क्या बोल सकती है सरकार, कुछ इसमें बोल सकती है कि यार जैसे मान लीजिए कोई जिला है, एक अस्पताल इधर, एक अस्पताल इधर, एक, अब राज्य सरकार बोल सकती है कि इन जो अस्पताल हैं, इन अस्पतालों को संरक्षित स्थान घोषित कर सकती है, प्रोटेक्टेड प्लेस। ठीक है, और प्रोटेक्टिव प्लेस घोषित कर सकती हो, बोल सकती है कि भैया इस स्थान में अगर जाना है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जा सकते, ऐसा कंडीशन लगा सकती है। ठीक है, और अपन नहीं मानते हैं तो फिर पनिशमेंट आपको 3 साल तक की हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया स्थान, एक छोटा स्थान है जैसे अस्पताल, एक अस्पताल, 2-3 अस्पताल। अब कोई क्षेत्र है जैसे मान लीजिए भंवर कुआँ है, तो उस पूरा भंवर कुआँ को अपन ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, तो इसके संबंध में सेम ही है कि वो बोलेगी कि यहाँ पे आपको जाना है तो आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, कोई रैली नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो ये है संरक्षित स्थान जो है, उस संरक्षित स्थान, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित स्थान मतलब छोटा मान लीजिए, संरक्षित क्षेत्र जो है उसको बड़ा मान लीजिए। ठीक है, अब इसका ये है कि भैया अब इस एक्ट के अंतर्गत कुछ नियम भी बनाने पड़ेंगे, तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को अपन ने दे दी, लेकिन इसको क्या है कि विधानसभा जो है के पटल पर रखना होगा, मतलब जब विधानसभा हो तो वहाँ पेश करना, बताना होगा भैया हमने ये नियम बनाए हैं। ठीक है, अब भैया आप प्रयत्न कर रहे हो, दुष्प्रेरण कर रहे हो, ठीक है, संशय दे रहे हो, इन सब के लिए भी सज़ा का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो लोक सेवक हैं, डीएम वगैरह हैं, लोक सेवक, डीएम,
आदि को जैसे सद्भावना में कुछ कार्य कर रहे हो इस अधिनियम के अंतर्गत, तो उनको कुछ संरक्षण दिए गए। इसकी बात भी इस अधिनियम में अपन जब पढ़ेंगे पूरा तब करेंगे कि क्या क्या संरक्षण दिए गए हैं, ठीक है। और तलाशी की, पुलिस को तलाशी की शक्ति, तलाशी की शक्ति भी दी गई है, इसकी अपन भी बात करेंगे। पावर ऑफ सर्च बाय एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ये मोटा माटी मैंने जो है आपको एक बहुत ब्रीफ में 10 से 12 मिनट में आपको जो मैंने समरी बता दी है ना। तो अब जो है हमको ये जो एक्ट जिसमें 7 चैप्टर हैं और सेक्शन 35 हैं उसको अपन को कंप्लीट करना है। तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं। 2 या 3 लेक्चर में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है।